Hello children, as you know we are doing the first lesson of economics, right? So today the important question we are going to take, that is, what is the importance of graphs and diagrams in economics, right? So this question can be asked for 5 marks as well as for 3 marks. Now suppose it is asked for 5 marks, so you have to write it with the introduction. So I am giving you in that way, okay? So in introduction, what are we going to write? Events occurring in real world are explained and analyzed in economics. ठीक है, analyzation का meaning you know no? They are studied. Whatever events are occurring in real world, so they are studying. They are studied in economics. And statistics provided after making the study, some statistics are noted down, the figures, and they are provided by states, banks, countries, international organizations. They may be about poverty, population, ठीक है, national income or whatever related to economics. So these statistics, these figures are analyzed with the purpose in economics to understand, okay? So to understand what is happening in the world. एक्चुअली इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ नथिंग बट जो हमारे आजू बाजू हो रहा है उसका जो पूरा स्टडी है वही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ और भी जो कुछ भी हो रहा है इन दिस वर्ल्ड, उसका जो स्टडी है वही होता है इकोनॉमिक्स इज आवर स्टोरी एक्चुअली, राइट? So statistics provided by states, banks, countries and international organization is analyzed with a purpose in economics. So it provides guidance to the future generations. When the information is presented in a way of picture or graph, when this statistical information is presented in a way of picture or graph, it draws attention and is easily understood even by laymen. ग्राफ में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप प्रेजेंट करते हो तो तुरंत ही किसी का भी उसके ऊपर ध्यान जाता है ना, और वो इजीली समझ में भी आ जाता है. जैसे हमने अभी तक जितने ग्राफ किए, इजीली मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वगैरह तुरंत एक झलक देख के ही समझ में आता है. तो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज लेमैन इज़ कॉमन मैन. ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द डिस्कशंस. इकोनॉमिक जो इवेंट्स है, ये इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है उसके डिस्कशंस में लेमैन को कोई इंटरेस्ट नहीं है. ही इज़ नॉट इवन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स और लेंदी पैराग्राफ्स, but you show him a graph or a diagram and then his attention will be caught. So economic matters or changes can be easily conveyed by diagrams and graphs. तो ये जो आपको कोई मैसेज देना है, you want somebody to understand it, तो it can be easily understood, it can be conveyed. The message can be given by diagrams and graphs. जैसे कोई कंपनीज के मीटिंग्स में वगैरह कम टाइम होता है तो दे प्रेजेंट मेनली डायग्राम्स एंड ग्राफ्स, तो इजीली दैट थिंग इज अंडरस्टूड, द पॉइंट इज मेड. ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन. में व्हाट डिड वी मेनली अंडरस्टैंड कि इवेंट्स रिगार्डिंग रियल वर्ल्ड आर एक्सप्लेन्ड एंड एनालाइज्ड. और जो स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करने वाले कौन कौन है? स्टेट्स, बैंक्स, कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और भी बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्सेस होते हैं. तो दीज स्टडीज आर डन विथ अ पर्पस, है ना. एंड दिस इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज़ प्रेजेंटेड इन वे ऑफ ग्राफ्स और डायग्राम्स, तो इट ड्रॉज इमीडिएट अटेंशन एंड इज इजीली अंडरस्टूड. इवन अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड. ठीक है. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट द पॉइंट्स. पॉइंट वाइज अभी हम इसको देखेंगे. पहला है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज मेड ईजी. सो when you are presented information in form of graph and diagram, so what happens? It is perceived that it is hard and complicated to study economics. लोगों को ये मान्यता है कि इकोनॉमिक्स का स्टडी बड़ा ही हार्ड और कॉम्प्लिकेटेड है, बट डायग्राम्स एंड ग्राफ्स मेक इट ईजी. द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज मेड ईजी बाय डायग्राम्स एंड ग्राफ, इसलिए भी उसका इम्पोर्टेंस है. इकोनॉमिक्स ट्रेंड्स जो है ना, वो ओवर द ईयर्स ट्रेंड्स चेंज होते हैं और सालों लग जाते हैं उनके स्टडी करने में. तो सर्टन ट्रेंड्स आर ऑब्जर्व्ड ओवर ईयर्स इन इकोनॉमिक्स, बट दिस कैन बी प्रेजेंटेड बाय अ सिंगल डायग्राम और ग्राफ, और इमीडिएटली वो समझ में आ जाएगा. जो स्टडी करने में सालों लग गए वो तुरंत ही एक ग्राफ और या डायग्राम के द्वारा प्रेजेंट किया जा सकता है.
तो पहले बात हुई कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज मेड इजी, दूसरा हो गया कि प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेंड्स इज पॉसिबल इजीली। इकोनॉमिक चेंजेस जो आते हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन वेरियस सेक्टर्स, सेक्टर्स मतलब कौन कौन से, you know the three sectors, primary, secondary and tertiary. So various changes taking place in the sectors of economy also can be represented and understood easily by graphs and diagrams. Comparisons करने के लिए graphs and diagrams are very very useful. Comparisons between countries, states or genders, male, female, etc. can be effectively and clearly understood by diagrams and graphs. And then दैट टाइम सेविंग, जैसे हमने पहले भी बोला कि नो बडी इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग पैराग्राफ्स, लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ प्रेजेंटर एंड रीडर, द वन हु इज एक्सप्लेनिंग एंड द वन हु इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, है ना, द वन हु इज एक्सप्लेनिंग इज द प्रेजेंटर एंड वन हु इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज द रीडर. तो लॉट ऑफ टाइम इज सेव्ड एज द मेन एस्पेक्ट्स कैन बी ईजिली अंडरस्टूड बाय ग्राफ्स एंड डायग्राम्स. तो इन्हीं से ये तुरंत समझ में आ जाता है. देन if you want to understand the principles of economics when they are presented in forms of diagrams or graphs, again they are easily understood, है ना. तो जैसे लास्ट ईयर आपने कई सारी चीज़ें ग्राफ से आपने समझा होगा, है ना, जो मार्केट का डिमांड और सप्लाई का क्या समझते हैं हम लोग, पूरा कैसे फंक्शंस होते हैं, वो सब समझ में आ जाते हैं. ये सब इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स है, वो ग्राफ से जो प्रेजेंट किए जाते हैं तब वो इजीली समझ में आ जाते हैं. Right, let us move ahead. So these are the 6 points. 3 मार्क्स के लिए अगर पूछा जाता है तो you have to give only this 6 points. But अगर 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो you have to give it with the introduction. Is it clear? Right. So okay, let us move ahead. Now before we understand the difference between graphs and diagrams, what is the main thing that we need to understand? Mainly we first need to understand the difference between discrete data and continuous data. Okay, तो discrete data क्या है उसका हम पहले समझेंगे और continuous data क्या है हम समझेंगे. तो हमको ग्राफ और डायग्राम के बीच का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्राफ एंड डायग्राम, और वो समझने के लिए हम पहले समझेंगे व्हाट इज़ डिस्क्रीट डेटा. ओके, नाउ डिस्क्रीट डेटा में सर्टन वैल्यूज़ ही होते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, है ना, तो वो फिक्स होते हैं. तो वी कांट हैव हाफ अ स्टूडेंट, वहाँ पे कोई फ्रैक्शंस नहीं होते. नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ क्लास 1 हो या 2 हो या 60 हो या 100 हो, लेकिन वो एक ही सिंगल नंबर होता है, वहाँ पे कोई पॉइंट वाला फ्रैक्शन होता नहीं है. तो डिस्क्रीट में सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं. जैसे दूसरा एग्जांपल दिया है कि रिजल्ट्स ऑफ रोलिंग ऑफ डाइस, रिजल्ट्स ऑफ रोलिंग डाइस अगर हम देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ओनली हैज़ द वैल्यूज़ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वॉट एवर 12 तक. तो वो जो डाइस के जो वैल्यूज़ है वो भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं. तो इस तरीके से डिस्क्रीट डेटा में क्या होते हैं, फिक्स वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, और ये सिंगल होते हैं. अभी हम देखेंगे कंटिन्यूस डेटा. कंटिन्यूस डेटा में क्या होता है, कंटिन्यूस डेटा टेक्स अ रेंज मतलब यहाँ से यहाँ तक की रेंज में जितने भी फिगर्स आते हैं वो सब कंटिन्यूस डेटा में गिने जाते हैं. और फिर उसमें सपोज मैं बोलूँ कि 2 to 10, तो फिर 2.5, 3.5 वो सभी उसी के अंदर आ जाते हैं. जैसे पर्सनस हाइट could be any value within the range of human heights. मैक्सिमम ह्यूमन हाइट का जो अपना पता होगा कि चलो मैक्सिमम 7 फीट तक, तो वो कितना भी बीच में जो भी फ्रैक्शंस के साथ हाइट होगी वो पूरे के पूरी उसके अंदर आ जाती है. तो ऑलवेज कंटिन्यूस डेटा इज अबाउट रेंज फ्रॉम हियर टू देयर. ऐसे टाइम in a race, suppose you want to count a time, you could even measure it in fraction of a second. तो वो भी होता है कि कितने मिनट्स कितने सेकंड, ये इस तरीके से इसमें फ्रैक्शंस होते हैं. डॉग्स का वेट हो या लेंथ ऑफ लीफ हो, ये सब क्या होते हैं, दे आर विद इन अ रेंज कि ये कॉमनली डॉग्स की हाइट इतने से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होती है. तो उसमें सभी बीच के जो भी फ्रीक्वेंसी है वो आ जाती है. जैसे कि पॉइंट्स में भी आंसर्स आते हैं
तो इसमें कोई एक वैल्यू नहीं होती, बहुत सारे वैल्यूज़ होती, क्योंकि वो रेंज है, राइट। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस। कंटिन्यूस डेटा या जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी होती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जो डिस्क्रीट होती है वो सिंपल होती है। कंटिन्यूस इज़ अबाउट रेंज एंड इट इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इज़ ऑल्सो हैविंग many numbers as well as fractions, right। तो ये एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि दिस इज़ अबाउट कैसा, डिस्क्रीट, यानी कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये तो तुरंत देख के हमको समझ में आता है कि ये कौन सा टेबल है, डिमांड का टेबल है, कि प्राइस जब 1 रुपी था तो डिमांड कितना था, 100 यूनिट्स। प्राइस जब 2 रुपीज़ था तो डिमांड था 80 यूनिट्स। प्राइस जब 5 रुपीज़ था तो डिमांड था 70। 7 था तो डिमांड था 20। और प्राइस जब 10 हो गया तो डिमांड हो गया 10 यूनिट्स। तो ये इसमें कोई सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा है, इजी टू अंडरस्टैंड। अभी ये हम देखेंगे। नाउ दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम है 10,000 to 20,000 के बीच में, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर कमिंग, कितनी बार इसमें से जो रेंज है इसमें से कोई भी नंबर अगर आता है तो वो ये रेंज में गिना जाएगा। तो वो ऐसे 500 बार ये नंबर्स आए हैं। फिर 20,000 to 3,000 के बीच में कोई भी नंबर होगा, वो पॉइंट वाला वो जो भी हो, वो 20,000 से ऊपर होगा, 30,000 से नीचे होगा। तो वो रेंज में जो भी नंबर है वो कितनी बार आते हैं, मतलब नंबर कितनी बार आए वो गिनने के, तो 300 नंबर आए हैं। तो वो जैसे वो तीसरी फ्रीक्वेंसी दी है इस तरीके से होता है। अभी मार्क्स है क्लास के 10 to 19, 10 to 19 ये नंबर्स कितनी बार आए, ये मार्क्स के नंबर्स तो 50 बार आए। 20 to 29 ये नंबर्स कितनी बार आए, तो वो 30 टाइम्स आए। लेकिन इसमें नंबर्स बहुत ज़्यादा शामिल है, सिर्फ 20 to 19 शामिल नहीं है इसमें, तो 10.5, 11.5 ये सभी शामिल है ना। तो इसी तरीके से ये होता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। तो डिफरेंस बिटवीन discrete and continuous data. Discrete means simple and self-explanatory data or single value, and continuous means a range of values which are complex data and it can have fractions. Is it clear? So once you understand this, it will be easy for you to understand the difference between graphs and diagrams. So let us now look at the difference between graphs and diagrams. तो पहले हम डायग्राम देखेंगे। तो ये जब हम करेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सब वो डायग्राम्स ही थे। हमने एक बार भी रेंज वाला डेटा यूज़ किया नहीं है। अ डायग्राम कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन पेपर, इट कैन इवन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन पेपर, बट ग्राफ इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ ग्राफ पेपर ओनली। स्केल्स एंड मेजरमेंट्स मे बी टेकन इन डायग्राम ऑल्सो, डायग्राम में भी इनकी ज़रूरत पड़ती है स्केल्स और मेजरमेंट्स में, लेकिन ग्राफ तो स्केल्स और मेजरमेंट के सिवा हो ही नहीं सकता। तो स्केल्स एंड मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन ग्राफ। स्टैटिस्टिकल नॉलेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर डायग्राम, है ना। अभी जब हम डायग्राम जो भी ड्रॉ कर रहे थे उसमें कोई स्टैटिस्टिकल हमने फॉर्मूला या काउंटिंग यूज़ नहीं किया। तो डायग्राम में स्टैटिस्टिकल नॉलेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट in a graph you need statistical knowledge, you need to have the statistical knowledge to understand the graphs. Data used is self explanatory और discrete। डायग्राम में कौन सा डेटा यूज़ होता है, डिस्क्रीट या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो हमने अभी देखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास वगैरह वो। कॉम्प्लेक्स रेंज और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी इज़ यूज्ड इन ग्राफ। एक रेंज दी जाती है और उसके बीच में आने वाले सभी नंबर्स फ्रैक्शन के साथ काउंट किए जाते हैं। तो ग्राफ इज़ फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी एंड डायग्राम इज़ फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट यानी कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कंटिन्यूस यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स विथ फ्रैक्शंस ऑल्सो। अभी डायग्राम इज़ attractive, it looks attractive and it is used by advertising agencies as well as government agencies, बराबर है। क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी का पूरा जो होता है वो लोगों के लिए होता है, कॉमन मैन के लिए, और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का जो पूरा काम है वो भी किसके लिए है, कॉमन मैन के लिए, इसलिए वहाँ पर डायग्राम चलते हैं। और ग्राफ जो होते हैं दे आर मेनली यूज बाय द रिसर्चर्स, स्कॉलर्स एंड द एजुकेशनिस्ट, ये इनके द्वारा ग्राफ्स यूज़ किए जाते हैं। नाउ diagrams are useful for layman
एंड ग्राफ्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय लेमैन। तो ये 6 पॉइंट्स हैं. If you are lucky, it may even be asked for 5 marks. So this is a very very IMP question. So this you have to prepare, right? Let us understand the next. Now we are trying to see the aspects considering while drawing a diagram. डायग्राम या ग्राफ जब भी आप बनाओगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है. ये आपका बुक का ही पेज है, वो हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो पहले तो चॉइस ऑफ डायग्राम. अकॉर्डिंग टू द टेबल यू हैव टू मेक द करेक्ट चॉइस ऑफ डायग्राम या ग्राफ. यानी कि क्या डिस्क्रीट हो तो आपको किसके लिए जाना चाहिए, डायग्राम. और अगर कंटिन्यूस हो तो आपको यू हैव टू गो फॉर ग्राफ. बट एट द सेम टाइम सिमिलर टाइप ऑफ डेटा हो तो आपको क्या करना चाहिए, बार डायग्राम. और उसमें भी अलग अलग जो हमने ऑलरेडी समझा है कि क्लस्टर कब बनाना है, डिवाइडेड कब बनाना है, पाई चार्ट कब बनाना है. तो टोटल अगर 100 होगी तो हम पाई चार्ट के लिए जा सकते हैं, और वो भी सिमिलर टाइप का डेटा होगा, तो है ना. तो इस तरीके से सिंगल अगर वेरिएबल होगा तो तुम्हारा बार भी बनता है और पाई भी बनता है. तो यू हैव टू चूज द type of diagram or graph correctly, then the picture becomes more effective. Now जब भी आप बनाओगे डायग्राम या ग्राफ तो it should be clear, है ना. तो पिक्चर मस्ट लुक नीट एंड क्लियर. क्लीन भी होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए, नीट एंड क्लीन भी होना चाहिए. तो वो बहुत ही अच्छी तरह से बनाना ज़रूरी है. डिफरेंट कलर्स और शेड्स में भी यूज टू डिनोट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द पिक्चर, like we did na up till now. Whenever we wanted to show the cluster bar diagrams, we use different colors for different components. कलर बोलो कि डिज़ाइन बोलो, वो आप अलग अलग ले सकते हो. स्केल्स एंड मेजर्स, appropriate scales and measures need to be taken. That's why we did the diagrams first, so it is easy to now understand the aspects. तो scales and measures have to be taken appropriately. ठीक है, जैसे हमने कल देखा, अगर 50 के अंदर है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 इज़ इनफ. 100 तक है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 इज़ इनफ, 10 यूनिट्स. और अगर 200 तक है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 यूनिट्स. इस तरीके से यू कैन डू. तो दैट अप्रोप्रिएट स्केल यू नीड टू टेक. रिप्रेजेंटेशन ऑन एक्सिस, सो यू ऑलरेडी नो रिप्रेजेंटेशन ऑन एक्सिस में क्या है. जैसे हमने जाना है ना कि वो जो भी एक्सिस में आपने जो भी दिखाया है मस्ट बी डिनोटेड, मस्ट बी रिटन देयर. तो वाई एक्सिस में what you are showing on the x axis, तो that you need to denote, you need to write. Data table and the source of data, whatever table you are using, that table पहले तो it must be authentic source का, that you have to check it is from the authentic source, है ना. Then next you have to give the table along with the graph, so that table needs to be given. Diagrams and graph must be accompanied by the data table from which they are made by mentioning the source of the data, and the picture becomes more reliable and authentic. तो ये mention करना चाहिए. Method of calculating the data. If it is a bar, if it is a graph and you have used any statistical formula, तो that formula you have to mention. जैसे हम अपना डिज़ाइंस बताते हैं, कलर्स बताते हैं, बार बताते हैं कि कौन सा बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी तरीके से आपको वहाँ पे फॉर्मूला भी फिर देना पड़ेगा इफ़ यू आर यूजिंग एनी स्टैटिस्टिकल फार्मूला इन अ ग्राफ. इज इट क्लियर? सो दीज आर द एस्पेक्ट्स, टोटल 6 एस्पेक्ट्स. सो दिस यू हैव टू प्रिपेयर. नाउ वी वांट टू लुक एट द टाइप्स ऑफ डायग्राम्स. डायग्राम्स होते हैं पिक्टोग्राम्स, स्कैटर डायग्राम, लाइन डायग्राम, सर्कल डायग्राम, बार और पाई. इसमें से हम लाइन कर चुके हैं, हम बार भी हमने समझा है, पाई डायग्राम ऑल्सो वी हैव डन एंड वी हैव अंडरस्टूड. नाउ रिमेनिंग जो हमको स्टडी में नहीं है बट वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर दे, कौन कौन से पिक्टोग्राम, स्कैटर, सर्कल, ये 3 हमको समझने हैं. बाकी लाइन, बार एंड पाई तो वी हैव ऑलरेडी सीन. तो लेट अस लुक एट अ पिक्टोग्राम. पिक्टोग्राम पर से ही क्लियर है कि इट इज़ अबाउट पिक्चर. तो दिस इज़ योर पिक्टोग्राम. सपोज द पिक्टोग्राम इज़ अबाउट नंबर ऑफ इलिटरेट चिल्ड्रन इन ईच स्मॉल टाउन. तो मेलरोज में कितने इलिटरेट चिल्ड्रन हैं? तो 1 2 3 4 5 है. ठीक है. तो व्हेन द थिंग्स आर प्रेजेंटेड बाय अ पिक्चर इंस्टेड ऑफ नंबर, इट बिकम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग.
ठीक है, तो इसको बोला जाता है पिक्टोग्राम। मैरेंगो में 4 है इलिटरेट, मिडवे में 1 2 3 4 5 6 7 है इलिटरेट, पैरल में 3 है और रशविले में 2 इलिटरेट चिल्ड्रन आर देयर। तो दिस इज़ योर पिक्टोग्राम। तो इट इज़ प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ अ पिक्चर। द पिक्चर अभी चिल्ड्रन के बारे में है तो चिल्ड्रन का पिक्चर, जो भी फ्रूट्स के बारे में होगा तो फ्रूट का पिक्चर, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट होगा उसके क्या आएंगे वहाँ पे पिक्चर्स आएंगे। नाउ दिस इज योर स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम जनरली यूज बाय हॉस्पिटल इंडस्ट्री एंड ऑल। लेट अस लुक, सपोज कि टेम्परेचर, अभी भी बात है ना, अभी वो गन लगा के देखते हैं ना टेम्परेचर किसका कितना है, तो वो गन लगा के टेम्परेचर जब चेक करेंगे तो इस तरीके से स्कैटर डायग्राम बनेगा। तो तुरंत ही जो मीन है अपना 100, उसके ऊपर नीचे कितने हैं वो एक देख आँख से तुरंत समझ में आ जाता है कि इतने लोग हैं वो 100 टेम्परेचर के ऊपर थे, मतलब उनको अच्छा खासा बुखार था, और बाकी के इतने डॉट्स गिनोगे तो पता चल जाएगा, वो यू कैन देन कैलकुलेट। तो ये स्कैटर से इस तरीके से डॉट्स ही लगाए जाते हैं। नाउ दिस यू ऑलरेडी डन इन 11th standard, this flow chart, right? So this is called the circle diagram. Remember the flow chart in 11th standard, it was there, I'm sure. तो ये किसके बारे में है? हाउस एंड फर्म्स दोनों एक दूसरे को क्या देते हैं? तो हाउस क्या देते हैं, उसी में से तो आता है क्या, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और यहाँ पे जब लोग एज अ एम्प्लॉय काम करने जाते हैं तो उनको फिर क्या मिलते हैं, फर्म्स की तरफ से, फैक्ट्रीज की तरफ से इनकम एंड वेजेस। और ऊपर का अगर हम देखेंगे तो क्या समझ में आता है, तो फैक्ट्रीज क्या देते हैं हाउस होल्ड्स को, गुड्स एंड सर्विसेज, और जो हाउस होल्ड्स है वो फैक्ट्रीज को क्या देते हैं, वो पैसा स्पेंड करते हैं। एक्सपेंडिचर जो उनका है वो एज अ इनकम किसको मिल जाता है, फैक्ट्रीज को मिल जाता है। तो दोनों तरफ से पैसा आ जा रहा है, और दोनों एक तरफ से हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फर्म्स की तरफ से गुड्स एंड सर्विसेज। सो दिस इज़ योर सर्कल डायग्राम। तो ये है, ये जो आपने लास्ट ईयर किया था, आई होप यू रिमेंबर। नाउ वी वांट टू सी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। डायग्राम तो हमने देख लिए, पिक्टोग्राम, स्कैटर और सर्कल देख लिया, और फिर पाई और लाइन और वो तो हम देख ही चुके हैं। अभी हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। तो टाइम सीरीज़ जो है वो कौन सा है, लाइन वाला, वो तो हम देख चुके हैं। अभी हम देखने वाले हैं हिस्टोग्राम, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, frequency curve, cumulative frequency polygon and logarithm curve. So these are not for your studies, but you just they can ask you the types. तो when you are writing the types, एक थोड़ा सा पता हो कि भाई, because you are the students of statistics, तो थोड़ा थोड़ा तो तुमको पता होगा ही, but even then let us have a look, histogram क्या है। So this is your histogram, right? तो distribution of salaries in a corporation, तो क्या बता रहे हम लोग, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, और नीचे हम बता रहे हैं सैलरी। अभी देखो रेंज आ गई है। तो इस तरीके से जो बार से एक दूसरे के बाजू बाजू में ही दिखाए जाते हैं, क्योंकि दीज आर द रेंजेस। ओके, तो इन 1000 है सैलरी, 0 to 10,000 कितने लोगों की है, 11 to 21,000 कितने लोगों की है। इस तरीके से ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है, तो इसको बोला जाता है हिस्टोग्राम। ठीक है, बिकॉज द बार्स आर गिवन साइड बाय साइड, क्योंकि ये रेंजेस है। नाउ वी आर लुकिंग एट ग्राफ, वो कौन सा वाला, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो वो जो अभी जो हमने साइड बाय साइड जो रेंजेस दिए थे, है ना, तो वो अभी यहाँ पे किसके बारे में है, क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स 5 तक का जो है, 5 क्लास मार्क्स है, मतलब 1 to 5, राइट। तो 1 to 5 में जो भी आते हैं 5 तक के, तो वो कितने बार आए हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मतलब 5, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट 5 मार्क्स, तो 5 नंबर कितनी बार आया, 5 मार्क्स एग्जैक्टली, हाँ, तो वो कितनी बार आया, 10 टाइम्स, दैट फ्रीक्वेंसी इज 10। नेक्स्ट 15 मार्क्स कितनी बार आए, फ्रीक्वेंसी इज हाउ मेनी टाइम्स, तो वो कितनी बार आए हैं, यू कैन सी 18 टाइम्स। इस तरीके से 25 मार्क्स कितनी बार आए, 14 टाइम्स। फिर उसका मिड पॉइंट जोड़ के ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बनाया जाता है। नाउ दिस इज़ योर फ्रीक्वेंसी कर्व। ये भी सेम ही है, ये फ्री हैंड से कि उसके ऊपर कर्व बना दीजिए तो ये हो जाता है फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, ये हाइट के बारे में है। ओके, नाउ वी आर लुकिंग एट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि क्यूमुलेटिव इज
पहला नेक्स्ट इसमें ऐड हो जाता है, और जो लास्ट होता है वो तो टोटल हो जाता है सबका, तो उसको बोला जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम देखेंगे नीचे जो दिया हुआ है 10.5, 15.5, ये उसको बोला जाता है मिड पॉइंट निकाला होता है। तो ये जो मिड पॉइंट दिया है एक रेंज का मिड पॉइंट निकाला हुआ है, तो वो रेंज का मिड पॉइंट 10.5 तक की रेंज कितनी बार आई है, तो 0 टाइम्स। 15.5 तक वो जहाँ जहाँ पे डॉट्स लगा के वो रेंज का मिड पॉइंट को देखते हुए डॉट्स लगाए हैं, एंड एंड में हम क्या करेंगे, उसका एक ऐसे ग्राफ बनाते हैं। तो ये जो है ये क्यूमुलेटिव होता है, यहाँ से लेफ़्ट टू राइट ये ऐड होते जाता है, राइट। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट it is added. Now this is your logarithmic graph. तो logarithmic graph में क्या होता है, जैसे यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो यू नो कि ऐसे तुमको पहले तो देना है कि विच फॉर्मूला यू आर यूजिंग, एंड देन दिस ग्राफ कैन बी इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। इसको बोला जाता है एक क्वाड्रेंट। तो ये नीचे जो होते हैं माइनस होते हैं, है ना, y का भी माइनस है, x का भी माइनस है, इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। ये एक क्वाड्रेंट है, इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स द ग्राफ इज गोइंग, राइट। सो वी आर just looking at it, you have to know the names, but to know the names you also need to know how they look, right? So that's why I've shown you, and we'll stop here.